हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज जिस टाइटल का मैं रिव्यू कर रहा हूं उसका नाम है त्रिभंग। ये एक हिंदी सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 15 जनवरी 2021 से। नेशनली और इंटरनेशनली फीमेल सेंट्रिक फिल्मों की कमी नहीं है। इन फिल्मों में सबसे पहले मुझे याद आती है 2016 में बनी हिडन फिगर्स, जिसमें 3 फीमेल प्रोटेगनिस्ट विपरीत परिस्थितियों में भी नासा में अपने काम में सफल होती है। उसके बाद मुझे याद आती है द हंगर गेम फ्रेंचाइजी सीरीज़, जिसमें मेन फीमेल प्रोटेगनिस्ट अपने शार्पनेस और अपने टैलेंट से जीने मरने के गेम में भी सफल होती है। उसके बाद एक फिल्म है जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी, मुलान, जिसमें फीमेल प्रोटेगनिस्ट आदमी के भेस में युद्ध भूमि में कूद पड़ती हैं। इन इंटरनेशनल अक्लेम्ड फिल्मों के अलावा हमारे देश में भी इस तरीके की फीमेल सेंट्रिक फिल्मों की कमी नहीं है। अगर देखें तो सबसे पहले अपने को याद आ जाती है 1957 की मदर इंडिया, जो महबूब खान ने बनाई थी। उसके बाद फिर 1959 की बिमल रॉय की सुजाता और फिर 1963 की बंदिनी। इन सारी फिल्मों की जो नायिकाएं हैं वो पुरुष प्रधान संस्कृति के खिलाफ बात करती हैं, समाज की विषमताओं के खिलाफ बात करती हैं और अपनी बात कहने में सक्षम होती है। यही बात बड़े प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है 1987 में केतन मेहता ने बनाई हुई मिर्च मसाला। उसके बाद अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2014 में आई थी विकास बहल की क्वीन। उसके बाद 2016 में आई थी राम माधवानी की निर्जा और उसके बाद 2018 में मेघना गुलजार ने डायरेक्ट की थी राजी। और इन सारी फिल्मों की फीमेल प्रोटेगनिस्ट समाज के विरुद्ध बात करती हैं, वो अगेंस्ट में बात करती है लॉजिक के साथ। वो ये नहीं सोचती कि समाज क्या कहेगा, बल्कि वो एक बड़े पर्पज़ के लिए अपने आप को झोंक देती हैं। ये सारी महिला पात्र इन सामाजिक बंधनों को नहीं मानती और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। वो लड़ना जानती हैं और वो ये भी जानती हैं कि वो किस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकती हैं। इन्हीं बातों की हल्की सी रेखाएं नज़र आती हैं रेणुका शाहने की इस फिल्म त्रिभंग में, जो उनकी 2009 में बनी रीटा, जो कि मराठी फिल्म थी, उस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद की सेकंड फिल्म है। ये फिल्म पहले मराठी में ही कंसीव हुई थी, लेकिन फिर काजोल के ऑन बोर्ड आ जाने के बाद इस फिल्म को हिंदी बनाने की पॉसिबिलिटीज़ पर गौर किया गया और फिर डिसीजन लिया गया कि इसे हिंदी में ही बनाया जाए, जो कि लाजमी था। कहानी एक एक्ट्रेस और ओडीसी डांसर की है जो अपनी लेखिका माँ से बेहद खफा है। वो उससे दूर रहकर एज अ सिंगल मदर अपनी एक बेटी की परवरिश कर रही है। अब उसकी उस लेखिका माँ को अटैक आ जाता है और वो कोमा में चली जाती हैं। अब ये अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुँचती हैं और वो ये महसूस करती हैं कि उसकी बेटी उसके और उसकी माँ के जीवन के सारे चॉइसेस को लेकर नाराज़ हैं। वो ना इससे प्रभावित है, ना अपनी नानी से प्रभावित है, बल्कि इन दोनों के लाइफ के फ्रीडम के चॉइसेस से विपरीत वो अपने आप को एक प्रोटेक्टिव फैमिली में ढालने का मन बना चुकी है। तीनों महिलाओं की मनस्थिति और उनकी मानसिक ताकत और उनके जीवन को देखने के नज़रियों को बयान करती है ये बड़ी खूबसूरत फिल्म, जिसमें तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू अल्टोगेदर डिफरेंट है, लेकिन तीनों हैं एक ही परिवार की 3 पीढ़ियाँ। बड़ी ही गहराई से भूतकाल और वर्तमान की संवेदनाओं को और भावनाओं को छूती हुई इमोशनल थ्रेड से बंधी हुई है ये बड़ी प्यारी कहानी, जो आपके दिल के तारों को छूने में सफल हो जाती है। इस 95 मिनट की नॉन लीनियर फिल्म में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो सबसे बड़ी खामी है, वो है इसका कमज़ोर स्क्रीन प्ले। राइटिंग इससे बेहतर हो सकती थी। जब ये फिल्म शुरू होती है और स्टार्टिंग में आप काजोल का जो ओवर एक्टिव और फिर लाउड गाली गलौच वाले अवतार को देखते हो तो आपको बड़ा अनईजी लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसका ये परफॉर्मेंस जस्टिफाई होते चला जाता है। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को देखने के लिए कम से कम आपके पास 6 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है डायरेक्शन। रेणुका जी के व्यक्तित्व में ही एक सरलता है और एक जेन्युइनिटी है जो उनके कला के माध्यम से व्यक्त होती रहती है। अलग अलग किरदार जब वो करती हैं और फिर जब वो निर्देशन भी करती हैं तो इसमें भी उनकी क्लैरिटी, उनका अप्रोच और उनका इमोशनल क्वेश्चन बरकरार है। दूसरा रीज़न है सिनेमाटोग्राफी। बाबा आज़मी का कैमरा वर्क ब्रिलियंट है। ये फिल्म ज़्यादातर इंडोर शूट की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी डल नहीं होती। उनका एक्सपीरियंस और उनकी टेकिंग लेजेंडरी है। तीसरा रीज़न है कहानी।
रेणुका जी को फिर दाद देनी पड़ेगी एक ऐसी कहानी को चुनने के लिए जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्निज्म को बैलेंस किया गया है। बड़ी ही गहरी बातें करती है ये फिल्म अपने किरदारों के माध्यम से, जो आपको कहीं ना कहीं टच करने में या कहीं ना कहीं झकझोरने में सफल होती है। चौथा रीज़न है कुणाल रॉय कपूर। शुद्ध हिंदी में बोलने वाले और ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले इस पात्र में इतने मानवीय रंग है कि इस पात्र की शालीनता आपको घायल कर देगी। बड़े ही मैच्योर, बड़े ही लवेबल और बड़े ही स्ट्राइकिंग लगे हैं कुणाल रॉय कपूर। पांचवा रीज़न है काजोल और सपोर्टिंग कास्ट। काजोल इस फिल्म की शुरुआत बड़ी रूटीन तरीके से करती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की गंभीरता बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनके कैरेक्टर की पकड़ और उसकी गहराई बढ़ते जाती है। तन्वी आज़मी खूबसूरत है, अच्छा काम किया है और उतना ही अच्छा काम किया है मिथिला पार्कर ने। छठा रीज़न है बैनर्स। तीनों प्रोडक्शन कंपनियां जिनके ये बैनर है, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, जिसमें अल्केमी फिल्म्स है, अजय देवगन फिल्म्स है और फिर बानीजे एशिया है, इन तीनों प्रोडक्शन को हम खूब सारी बधाइयाँ देते हैं जिन्होंने एक ऐसे कहानी को चुना है जो मेन स्ट्रीम ना होने के बावजूद भी मेन स्ट्रीम है। तो जैसे इस फिल्म में काजोल कहती है कि ओडिसी डांस के एक पोज की तरह वो त्रिभंग है, उसकी माँ अभंग है और उसकी बेटी समभंग है और तीनों की लाइफ की चॉइसेस अनकन्वेंशनल है। वैसी ये फिल्म है, एकदम अनकन्वेंशनल है, आउट ऑफ द बॉक्स है, एक्सपेरिमेंटल है, स्टाइलिश है और त्रिभंग की तरह टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी फिल्म है, लेकिन है बहुत ही इमोशनली पोइगनेंट। गो फॉर इट।